नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा 7वीं में अब हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं बच्चों, जहां पे हम लोगों ने लकारों का प्रयोग पूरा कर लिया है। हम लोग शुरू के जो हमारे 9 पाठ हैं, पाठ 1 से लेके प्रथमः पाठ से लेकर के नवमः पाठ तक, हमने 3 लकारों के तीनों पुरुषों के प्रयोग हम लोगों ने देखे और उसमें हम लोगों ने काफी अभ्यास किया और उन अभ्यासों को समझा और एक छोटी सी एक समझ हम लोगों की बनी कि हम लोगों को संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य किस तरह बनाने हैं। ठीक है, इसकी सीख हम लोगों की विकसित हुई। और इसके साथ ही मैंने आप बहुत सारे बच्चों से ये कहा था कि आप लोग जो हैं वो पांचों लकारों के जो एक आदर्श धातु रूप है उसे आपको याद करना है। मैंने पठ और वध के बारे में बात की थी आपसे कि पठ और वध बहुत ही आसान होता है इनका पांचों लकारों में रूप याद करना। ठीक है, अब पता नहीं आपने वो किया कि नहीं किया। मैं ये जो पाठ है दशमः पाठ है, इसके बाद अब मैं आपसे काफी दिनों तक लाइव बातचीत करूंगा, क्योंकि उस लाइव क्लास में मैं देखूंगा कि 10 पाठ तक मैंने आपको जो वीडियो भेजा है उसमें आपने क्या क्या किया है, कहां तक पहुंचे हैं आप, कहां तक आप याद किए हैं, कहां तक आप नोट्स कंप्लीट किए हैं, क्या कमी रह गई है। अब मैं लाइव आकर के और आप लोगों की एक एक कमी को दूर करूंगा, क्योंकि जब मैं वीडियो भेजता हूं तो मुझे ये पूरी उम्मीद रहती है कि बच्चे बहुत गंभीरता से वीडियो देख रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीच में मैं लाइव आया था तो आप लोगों ने अपनी कॉपियां भी मुझे दिखाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यही मैं सोच रहा हूं कि पाठ 10 यहां तक पढ़ने के बाद अब हम लोग फिर से पाठ 1 से शुरू करेंगे और एक एक चीज हम देखेंगे कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है, उनकी कमियों को दूर करेंगे। और जब आगे के 3-4 पाठ कक्षाओं में जब हम उन कमियों को दूर कर लेंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सब बच्चे लगभग एक बराबर स्थिति में आ गए हैं, तब मैं पाठ 11 से आगे शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, अभी तो जब मैं पिछली बार लाइव क्लास में आया था तो बहुत दुख की बात थी कि 30-32 बच्चे ही क्लास में जुड़ रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है। सभी बच्चों को अपनी उपस्थिति देनी होगी। बहुत ही गंभीर पढ़ाई लिखाई चल रही है। अगर आप उपस्थिति नहीं दीजिएगा तो देखिए, देखते ही देखते जून की पढ़ाई खत्म हो गई, अब हम जुलाई की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो अटेंडेंस नहीं लगेगा, यदि आप पढ़िएगा नहीं तो कैसे होगा। तो इसलिए भी पाठ 10 तक पढ़ा करके मैं पुनः पाठ 1 से शुरू करूंगा कि जो बच्चे छूटे हुए हैं, जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे, वो सारे लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो देख लेने के बाद आप उन सभी बच्चों को बता दीजिए कि सर फिर से पाठ 1 से शुरू करने वाले हैं। और फिर मैं वीडियो नहीं भेजूंगा, वीडियो तो स्कूल के वेबसाइट पर रहेगा ही। हम सभी लाइव क्लास में आपस में चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे का होमवर्क देखा जाएगा, आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया ये भी देखा जाएगा, और किसको क्या परेशानी आई ये भी देखा जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसी में फिर हम लोग टेस्ट भी लेंगे बच्चों। टेस्ट लेने का क्या तरीका रहेगा, हो सकता है मैं मौखिक टेस्ट लूं, है ना, सबका एक एक रोल नंबर ले करके, और आप ऑनलाइन में आपसे पूछूं कि चलो इसका अर्थ बताओ कैमरे के सामने। तो इस तरह से भी मैं टेस्ट ले सकता हूं, कहीं से भी पूछ सकता हूं। पाठ 1 से लेकर के पाठ 10 के बीच की अपनी पूरी तैयारी रहेगी। तो बच्चों ठीक है, आप इस तरह से अपनी समझ बनाए रखिए कि अब हम ये जो क्लास है इसके बाद से अब हम वीडियो का काम रोकेंगे और अब लाइव क्लास हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा पाठ है पाठ 10, वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आप हंसते हंसते एकदम खुश हो जाएंगे, इतनी अच्छी कहानी है। इसमें 2 दोस्त हैं, एक गधा है और एक सियार है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है, देखिए एक गधे का फोटो है, ये हंस रहा है
और ये सियार है, ये भी हंसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस कहानी में एक गधा है और एक सियार है। गर्दभस्य गीतम, गधे का गीत इस पाठ का नाम है। दशमः पाठः गर्दभस्य गीतम, पाठ 10 गधे का गीत इस पाठ का नाम है बच्चों। ठीक है, तो कौन है गधा और गधे और सियार में कैसी दोस्ती थी, और गधे का गीत पाठ का नाम क्यों है, क्या गधा बहुत अच्छा गायक है या वो बहुत अच्छा गाता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और उसके गीत को कौन सुन रहा था, फिर गधे के साथ क्या हुआ, क्या लोगों ने उसे इनाम दिया या कुछ और दुख उसे सहना पड़ा, ये सारी बात इस छोटी सी कहानी में है और खूब मजेदार कहानी में है। तो चलिए मैं अब आप का पाठ 10 इसे मैं उठाता हूं। और बच्चों, एक संस्कृत पढ़ने का एक तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि पहले पाठ का वाचन होता है, आदर्श वाचन। पहले पाठ को खूब सुंदर ढंग से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद फिर उसका जो आदर्श अर्थ होता है उस पर समझ बनाई जाती है। तो चलिए मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करता हूं और आप सभी खूब ध्यान से सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। जब आप मेरे साथ दोहराएंगे तो इस पाठ का आदर्श वाचन होगा। संस्कृत के कठिन शब्दों को किस तरह पढ़ते हैं ये भी आप जान सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आनंद लेंगे गधे के गीत का। ठीक, चलिए। दशमः पाठः गर्दभस्य गीतम, अ डोंकी सॉन्ग। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः गर्दभः आसीत्। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः गर्दभः आसीत्। दिने सः रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। दिने सः रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। रात्रौ च सः इतस्ततः भ्रमति स्म। रात्रौ च सः इतस्ततः भ्रमति स्म। सभी लोग उंगली रख रख के और एक एक शब्द को सुनेंगे कि क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तभी आदर्श वाचन का फायदा मिलता है। कश्चित् शृगालः तस्य मित्रम् अभवत्। कश्चित् शृगालः तस्य मित्रम् अभवत्। रात्रौ तौ भ्रमित्वा स्वं कालं नयतः स्म। रात्रौ तौ भ्रमित्वा स्वं कालं नयतः स्म। एकदा तौ कर्कटिकानां क्षेत्रम् अगच्छताम्। एकदा तौ कर्कटिकानां क्षेत्रम् अगच्छताम्। तत्र काश्चित् कर्कटिकाः खादित्वा गर्दभः अवदत्। तत्र काश्चित् कर्कटिकाः खादित्वा गर्दभः अवदत्। भो मित्रः समयः सुन्दरः। भो मित्रः समयः सुन्दरः। आकाशे चन्द्रः राजति। आकाशे चन्द्रः राजति। अहम् एकं गीतं गास्यामि। अहम् एकं गीतं गास्यामि। कथय केन स्वरेण गायानि। कथय केन स्वरेण गायानि। शृगालः अवदत्। एवं मा कुरु। एवं मा कुरु। तव स्वरम् आकर्ण्य कृषकः अत्र आगमिष्यति। तव स्वरम् आकर्ण्य कृषकः अत्र आगमिष्यति। आवां च ताडयिष्यति। आवां च ताडयिष्यति। गर्दभः अवदत्। गर्दभः अवदत्। धिक्त्वां। धिक्त्वां। यत एवं चिन्तयसि। यत एव चिन्तयसि।
इति तदा किंचित चिंतयित्वा शृगालः अवदत्। इति तदा किंचित चिंतयित्वा शृगालः अवदत्, तिष्ठ तावत्, तिष्ठ तावत्, द्वारे स्थित्वा अहं कृषकं पश्यामि, द्वारे स्थित्वा अहं कृषकं पश्यामि, तदा त्वम् आतृप्ति गाय, तदा त्वम् आतृप्ति गाय। एवं कथयित्वा शृगालः बहिः अगच्छत्, एवं कथयित्वा शृगालः बहिः अगच्छत्, गर्दभः च आतृप्ति अगायत्, गर्दभः च आतृप्ति अगायत्। गर्दभस्य स्वरम् आकर्ण्य कृषकः तत्रागच्छत्, गर्दभस्य स्वरम् आकर्ण्य कृषकः तत्रागच्छत्, गर्दभं च लगुडेन भृशं तथा अताडयत यथा गर्दभः मृतप्रायः अभवत्, गर्दभं च लगुडेन भृशं तथा अताडयत यथा गर्दभः मृतप्रायः अभवत्। तो ये कहानी थी। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में तो आया नहीं होगा, तो इसे अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा और आप लोगों को इस पाठ को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पाठ को समझने से पहले आइए कुछ हम इसके शब्दार्थों पर बातचीत करते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द है उसके क्या अर्थ होते हैं। जैसे ग्रामे मतलब गांव में, गर्दभः मतलब कि गधा, गधा को संस्कृत में गर्दभः कहते हैं। रजकः मतलब धोबी, रात्रि मतलब रात, इतस्ततः मतलब इधर उधर, श्रृगालः सियार, सियार को संस्कृत में श्रृगाल कहते हैं। अन्नम मतलब अनाज, करकटिका बहुत जबरदस्त नाम है बच्चों, बताइए किस चीज का नाम है करकटिका? ककड़ी को कहते हैं करकटिका। आप लोगों ने ककड़ी खाई है ना, उसी को संस्कृत में कहते हैं करकटिका। धिक मतलब धिक्कार है तुम्हें, है ना, धिक्कार मतलब तुम बहुत कायर हो, भाग जाओ यहां से, इसी को कहते हैं धिक्कार है तुम्हें, धिक। वहति स्म, वहति धन स्म, वहति मतलब ले जाता है, वहति स्म ले जाता था। केन किस, मां, मां मार रहे, मुझे मत मारो, मां मतलब मां मत। आकर्ण्य मतलब सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर। तिष्ठ मतलब रुको, तिष्ठ मतलब रुको। ताड्य मतलब पीटना, ताड्य मतलब पीटना। कृषकः मतलब किसान। तावत मतलब जब तक, तावत मतलब जब तक, तब तक, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। भृशम बुरी तरह, भृशम बुरी तरह। मृतप्रायः मरे हुए के समान, मृतप्रायः मरे हुए के समान। लगुडम मतलब लाठी, लगुडम मतलब लाठी। बहिः मतलब बाहर, बहिः मतलब बाहर। काश्चित मतलब कुछ, काश्चित मतलब कुछ। तो बच्चों ये कुछ कठिन शब्द थे जिसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब इतने कठिन शब्दों को हम याद कर लेंगे तो अब हमें प्रयोग तो करना आता ही है। शुरू के जो 9 पाठ हैं उसमें हम लोगों ने सिर्फ प्रयोग ही तो सीखा है ना। तो ये पाठ भी एक तरह से प्रयोग ही है, बस इसे कहानी के रूप में आपको समझने के लिए दे दिया गया है। चलिए अब मैं पढ़ता हूं और अर्थ समझाता हूं
और फिर वही बात कि आप सभी कागज कलम लेके बैठे हैं कि नहीं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप भले मत लिखिए, लेकिन कहीं कोई ऐसी जरूरत आ पड़ती है जहां पर आपको लगता है कि यार मैं इसको लिख लेता हूं, तो आप जल्दी से लिख लेंगे। तो आप भी सामने मोबाइल रख दिए और मेरी बात सुन रहे हैं और आपका 45 मिनट बीत जाएगा, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, एक ही चीज को 1-2 बार समझाता हूँ, तो इतना आपके पास समय होता है कि आप जल्दी से उसे लिख लें। तो आपको रफ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, ये गधा यहाँ खुश होके गा रहा है ला 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 ला। गधा कैसे गाता है? ढेचू 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 ढेचू। और सियार जो है वो इसे देख रहा है। तो चलिए मैं इस पाठ को पढ़ता हूं और आपको अर्थ समझाता हूं। गर्दभस्य गीतम, गधे का गीत। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः गर्दभः आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी गांव में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एकः गर्दभः आसीत् एक गधा था। दिने सह रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। दिने मतलब दिन में, सह मतलब वह, रजकस्य मतलब धोबी के, वस्त्राणि वहति स्म वस्त्रों का वहन करता था, वस्त्रों को ले जाता था, ढोता था। अर्थ क्या निकला? दिन में वह धोबी के वस्त्र ढोता था। धोता था नहीं, ढोना है ना, ले जाना, ले जाना ले आना, उसको ढोना कहते हैं। हाँ, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः गर्दभः आसीत्, किसी गांव में एक गधा था। दिने सह रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म, दिन में वह धोबी के वस्त्रों को ढोता था। रात्रौ च, और रात्रि को, च लगा हुआ है ना बच्चों, च का मतलब होता है और। जैसे मैं कहूं राजा रानी च, राजा और रानी। संस्कृत में और शब्द दोनों शब्दों के बाद में लगता है, जैसे हिंदी में 2 शब्दों के बीच में लगता है ना, राजा और रानी, भाई और बहन, माता और पिता। संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में बाद में लगता है। माता पिता च, भाई बहन च, चोर पुलिस च, ऐसा। ठीक। रात्रौ च, और रात्र को, सह इतस्ततः भ्रमति स्म। इतस्ततः मतलब इधर उधर, रात्रि को वह इधर उधर घूमता था। रात्रौ च सह इतस्ततः भ्रमति स्म। कश्चित् शृगालः, कोई सियार, कश्चित् शृगालः कोई सियार, तस्य मित्रम अभवत्, उसका मित्र हो गया। कोई सियार उसका मित्र बन गया। रात्रौ तौ भ्रमित्वा स्वं कालम नयतः स्म। रात्रौ तौ भ्रमित्वा, रात्रि को वे दोनों घूम कर। रात्रौ तौ, तौ मतलब वे दोनों। रात्रौ तौ भ्रमित्वा, रात्रि को वे दोनों घूम कर, स्वं कालम नयतः स्म। नयतः मतलब बिताते थे, स्वं कालम मतलब अपना समय। अर्थ क्या निकला? रात्रि को वे दोनों घूमकर अपना समय बिताते थे। रात्रौ, और रात्रि को ही, रात्रौ क्षेत्राणि प्रविश्य। क्षेत्राणि खेतों में, क्षेत्र मतलब खेत, खेत को संस्कृत में क्षेत्र बोलते हैं बच्चों। तो रात्रौ क्षेत्राणि प्रविश्य, रात्रि को खेत में प्रवेश करके, तौ अन्नम खादत स्म, वे दोनों अनाज खाते थे। फिर से देखो, रात्रौ क्षेत्राणि प्रविश्य, रात्रि में खेतों में प्रवेश करके, तौ अन्नम खादतः स्म, वे दोनों अनाज खाया करते थे या अनाज खाते थे।
एकदा तौ कर्कटिका नाम क्षेत्रम अगच्छताम। कर्कटिका नाम बताया था ना, कर्कटिका मतलब होता है ककड़ी, कर्कटिका नाम मतलब ककड़ियों के। एकदा एक बार, तौ वे दोनों, कर्कटिका नाम ककड़ियों के, क्षेत्रम खेत में, अगच्छताम गए। क्या अर्थ निकला? एक बार वे दोनों ककड़ियों के खेत में गए। तत्र काश्चित कर्कटिका खादित्वा, तत्र मतलब वहां, काश्चित मतलब कुछ, कर्कटिका मतलब ककड़ियों को, खादित्वा खाकर, गर्दभः गदहा, अवदत बोला। थोड़ा बहुत ककड़ी खा ली, जब पेट भर गया तो गधे के मुंह से आवाज निकली। क्या आवाज निकली? फिर से देख लो। तत्र काश्चित कर्कटिका खादित्वा, वहां कुछ ककड़ियों को खाकर, गर्दभः अवदत, गदहा बोला। क्या बोला? भो मित्र, भो मित्र, ऐ मित्र, भो मतलब ऐ, हे मित्र, ऐ मित्र, भो मित्र, समयः सुंदरः, समय बहुत सुंदर है। वाह वाह, समय तो बहुत ही अच्छा है। आकाशे चंद्र राजति, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाशे चंद्र राजति, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। कथय, कहो, केन स्वरेण गायानि, किसके स्वर में गाऊं? कहो, किसके स्वर में गाऊं? केन स्वरेण गायानि, किसके स्वर में गाऊं? गधे को बहुत हरी हरी सूझी, देखा कि बहुत सारी ककड़ी खा लिया हूं और खूब सुंदर रात्रि का समय है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आहा हा, भो मित्र, समय सुंदर है, कितना सुंदर समय है ना। अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। कथय केन स्वरेण गायानि, कहो किसके स्वर में गाऊं। बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हुआ। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ नहीं है, चित्र के कारण लाइन थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गया है। श्रृगालः अवदत्, सियार बोला। क्या बोला सियार? एवं मा कुरु, एवं मा कुरु, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो। कुरु मतलब करो। एवं मा कुरु, ऐसा मत करो। त्वम स्वरम आकर्ण्य, तुम्हारे स्वर को सुनकर, आकर्ण्य, कर्ण मतलब कान, आकर्ण्य मतलब कान से सुनकर। त्वम स्वरम आकर्ण्य, कृषकः अत्र आगमिष्यति, कृषकः किसान, अत्र आगमिष्यति, अत्र आगमिष्यति, है ना। त्वम स्वरम आकर्ण्य, तुम्हारे स्वर को सुनकर, कृषकः अत्र आगमिष्यति, कृषक यहाँ आ जाएगा। कृषकः अत्र आगमिष्यति, कृषक यहाँ आ जाएगा। आवाम च, और हमें, हम दोनों को, हम आवाम वयम, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम च, और हम दोनों को, ताडयिष्यति, मारेगा। ताडयिष्यति मतलब मारेगा। याद करो वाला रूप, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, यही वाला रूप चल रहा है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, और अहम आवाम वयम कौन सा धातु होता है, कौन सा पुरुष होता है? बताओ। उत्तम पुरुष होता है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, है ना। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर आवाम, आवाम ताडिष्यति। हाँ,
गर्दभः अवदत्, गदहा बोला, धिक्त्वाम, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, डांटा सियार को गधा। सियार तो बहुत अच्छी बात बोला कि अरे भाई मत गाओ रात में, किसान सुन लेगा तो आएगा और हम दोनों को बहुत मारेगा, इसलिए गाओ मत। लेकिन गधा नाराज हो गया, बोला कि धिक्कार है तुम्हें कायर कहीं के। धिक्त्वाम यत एवं चिंतयसि, कि तुम ऐसा सोच रहे हो, यत मतलब कि, एवं चिंतयसि इस प्रकार चिंतन कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो। फिर से देखो, धिक्त्वाम धिक्कार है तुम्हें, यत एवं चिंतयसि कि ऐसा सोचते हो, इति तदा किंचित चिंतयित्वा, तब, तदा मतलब तब, किंचित मतलब कुछ, चिंतयित्वा मतलब सोच कर, तब कुछ सोच कर, श्रृगालः अवदत्, सियार बोला। तदा किंचित चिंतयित्वा श्रृगालः अवदत्, तब कुछ सोच कर सियार बोला। तिष्ठ तावत्, तिष्ठ तावत् द्वारे स्थित्वा अहम कृषकम पश्यामि, तब तक बैठो, तब तक रुको, जब तक द्वारे स्थित्वा अहम कृषकम पश्यामि। तिष्ठ तावत् तब बैठो, द्वारे स्थित्वा द्वार पर रहकर, खड़ा होकर, अहम कृषकम पश्यामि मैं कृषक को देखता हूं, मैं किसान को देखता हूं। तिष्ठ तावत् तब तुम बैठो, मैं दरवाजे द्वार पर जाकर किसान को देखता हूं। तदा त्वम आतृप्ति गाय, तब तुम मन भर गाना। कहता है कि तब तक चुप रहो, जब तक मैं जाकर के उस किसान को देखता हूं, फिर आता हूं तो तुम मन भर गाना। तदा त्वम आतृप्ति गाय, तब तुम मन भर तृप्त होने तक गाना। एवं कथयित्वा ऐसा कह कर, एवं मतलब ऐसा, कथयित्वा मतलब कह कर, एवं कथयित्वा श्रृगालः बहिः अगच्छत्, सियार बहिः मतलब बाहर, अगच्छत् मतलब चला गया। ऐसा कहकर सियार बाहर चला गया। गर्दभः च आतृप्ति अगायत, और गदहा आतृप्ति मन भर, अगायत गाया, और गधा मन भर गाया। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य, गर्दभस्य गधे के, स्वरम सुर को, आकर्ण्य सुनकर, गधे के स्वर को सुनकर, कृषकः तत्र आगच्छत्, किसान वहां आ गया। कृषकः तत्र आगच्छत्, किसान वहां आ गया। गर्दभम च, और गधे को, लगुडेन लाठी से, भृशम बहुत ज्यादा, तथा अताड़यत तब तक मारा, तथा अताड़यत तब तक मारा, यथा जब तक, गर्दभः गदहा मृत प्रायः अभवत मरने जैसा हो गया। क्या अर्थ निकला? गधे के स्वर को सुनकर किसान वहां आया और गधे को डंडे से बहुत मारा, तब तक मारा जब तक गधा मृत प्राय हो गया, मरने के समान हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कहानी बड़ी जबरदस्त रही कि गधे को असमय उसे गाने की सूझी, न वो समय का परवाह किया न जगह का परवाह किया, और इसी भूल में वो अपने में आ गया और लगा गाने। और जबकि उसका दोस्त उसको मना कर रहा है कि तुम गाओ मत, गाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, तुमको किसान सुन लेगा, आएगा तो मारेगा। तो वो अपने दोस्त को डांटता भी है कि तुम बहुत बड़े कायर हो, तुम भागो यहां से। तो सियार सोचा कि निकल ही जाने में होशियारी है, तो सियार बोला कि ठीक है तुम यहीं बैठे रहो,
जब तक कि मैं दरवाजे पर जा करके किसान के दरवाजे पर जा रहा हूँ, देख के आता हूँ कि किसान है कि नहीं है, तब तक तुम रुको, मैं आऊंगा तो गाना। ये कहा भैया, सियार चला गया। उसके बाद गधा जो है मन भर ढैचू 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 कैसे गाया होगा, अब इसको आप ही समझिए। चिपो चिपो करते हैं गधे लोग, तो वही किया। और किसान जो है वो सुन लिया कि खेत में गधे घुस आए हैं। बस वो डंडा लेके आया और एक ही गधा वहां खड़े होकर सुर में सुर मिला रहा था अपना। बस तब तक मारा जब तक गधा जो है वो बेहोश नहीं हो गया, मरने जैसा नहीं हो गया। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं, क्या सीख मिली आपको इस कहानी से? ये महज एक कहानी नहीं है, हर कहानी अपने आप में आपको एक शिक्षा देती है बच्चों। यह कहानी क्या शिक्षा देती है आपको? अनेक शिक्षाएं हैं इस कहानी में। पहला, गधा जो है वो दिन भर घूमकर गधा और सियार अपना समय बिताते थे, तो हमें व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताना चाहिए। पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख क्या है? दूसरी सीख ये है कि चोरी से वो ककड़ी के खेत में घुसकर ककड़ी खाया करते थे। ये भी बहुत खराब बात है। आप किसी की संपत्ति चोरी नहीं कर सकते, आप किसी के खेत में घुसकर क्यों उसकी ककड़ी खाएंगे? जबकि गधा और सियार दोनों यही काम किया करते थे। तीसरी सीख क्या है? तीसरी सीख ये है कि गलत समय पर कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, गधा गाए, अच्छी बात है, गधा गा रहा है, मन लगा के गा रहा है ना, गधे का गाना खराब बात नहीं है। लेकिन एक तो आप चोरी कर रहे हैं, समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये हम लोग खेत में है, गाएंगे तो कोई आएगा तो मारेगा भी। आप अपनी बुद्धि को एकदम अपने से किनारे कर दे रहे हैं। तो असमय कुसमय कोई काम नहीं करना चाहिए। समय का विचार करना चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूं इसके लिए यह समय उचित है कि नहीं है। फिर अगली सीख क्या मिलती है? अगली सीख ये मिलती है कि मित्र कभी कभी जब आपको सलाह देते हैं तो उसकी बात को मानना चाहिए। यहाँ पर सियार जो है वो गधे को सलाह देता है कि देखो अभी मत गाओ, अभी गाओगे तो किसान सुन लेगा और आएगा तो बहुत मारेगा हम दोनों को। लेकिन गधा उसी के ऊपर नाराज होता है और बोलता है कि तुम कायर हो, तुम भागो यहाँ से, तुम डरपोक हो। तो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने मित्रों की बात माननी चाहिए। हम अगर अपने मित्रों की बात समय समय पर नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और कुल मिलाकर सीख यही निकलती है कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। ठीक है, दोनों मिलकर चोरी करते हैं, ककड़ी खाते हैं, और एक दिन बचे, 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, अंत में किसान ने पकड़ लिया और गधे को तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। और इसका जो प्रश्नोत्तर है बच्चों, हम लोगों ने शब्दार्थ तो देख ही लिया। इस किताब में एक बहुत अच्छी बात यह है बच्चों कि पाठ का जो सार है, सारांश, वो भी यहाँ दिया हुआ है। लेकिन सारांश अर्थ नहीं होता। आप ये सोचेंगे कि सर जो बताए हैं उसकी जगह पे ये हिंदी तो दी हुई है, इसी को हम उतार लेते हैं, गलत हो जाएगा। ये सारांश है बच्चों, समरी है। देखिए ना, इंग्लिश वाले में देखिए लिखा हुआ है समरी, छोटा करके लिखा गया है। परीक्षा में 5 नंबर का गद्यांश आता है अर्थ लिखने के लिए, और ये पाठ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्य की शैली में, पाठ की शैली में, कहानी, निबंध, कविता की शैली में, मतलब कविता नहीं, कविता तो श्लोक बाद में आएगा, मतलब इस शैली में ये पहला पाठ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने जो आपको अर्थ भी समझाया है, इस वीडियो को रोक रोक के, थोड़ा मेहनत देखिए आपको भी करना पड़ेगा। आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, फिर लिखिए, फिर प्ले करिए, फिर सुनिए, फिर लिखिए। वैसे मैंने बहुत धीरे धीरे अर्थ समझाया है, एक एक पंक्ति का अर्थ 2-2 बार समझाया है। आप चाहते तो लिख लेते, और अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे। अब आइए बच्चों प्रश्न और अभ्यास पर। प्रश्न और अभ्यास क्या कहता है? प्रश्न और अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, धातु एवं प्रत्यय अलग करिए, है ना, और
वाक्यों का संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है और किसने किससे कहा। आप कोशिश करिए कि आपसे इसमें से क्या क्या बन जाता है। ठीक है, जैसे सबसे अंतिम वाला देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, इसको तो अभी कर लेंगे हम लोग। देखिए, गर्दभः वहत स्म, गदहा ढोता था। क्या ढोता था? वस्त्राणि। टिक लगा लीजिए। फिर अगला देखिए, गर्दभस्य मित्रम आसीत, गधे का मित्र कौन था? श्रृगालः। इसको टिक लगा लीजिए। क्षेत्रम रक्षति, खेत की रक्षा करता है। कौन खेत की रक्षा करता है? कृषकः, किसान। किसान अपने खेत की रक्षा करता है। कृषकः लघुडेन अताड्यत, किसान ने डंडे से पीटा। किसे पीटा? बताइए। गर्दभम, गधे को पीटा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से देखिए, छठवां प्रश्न आइए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। ये भी आप अपने से बना सकते हैं। भो मित्रः समयः सुंदरः, किसने किससे कहा? भो मित्रम, ऐ मित्र, समयः सुंदरः, बहुत सुंदर समय है। गधे ने गर्दभः श्रृगालम प्रति, गर्दभः श्रृगालम प्रति, गधे ने सियार से कहा। ख, एवं मा कुरु, ऐसा मत करो। सियार ने गधे से कहा, गाने से मना कर रहा था, कहा ऐसा मत करो। तो श्रृगालः गर्दभम प्रति, श्रृगालः गर्दभम प्रति। ग देखिए, तिष्ठ तावत् द्वारे स्थित्वा अहम कृषकम पश्यामि, तब तक बैठो जब तक मैं द्वारे स्थित्वा, द्वार पर स्थित खेत कृषक को देखता हूं। क्या अर्थ निकला? जब तक मैं दरवाजे पर जाकर कृषक को देखता हूं तब तक बैठो। किसने किससे कहा? सियार ने गधे से कहा। श्रृगालः गर्दभम प्रति। अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। किसने कहा? गर्दभः श्रृगालम प्रति, गधे ने सियार से कहा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये छठवां और आठवां प्रश्न तो यूं ही बन गया आपसे। और पांचवा जो है, संस्कृत में वाक्य बनाइए। ये सारे शब्द जो है वो आपको पाठ से मिल जाएंगे, इसे भी आप स्वयं बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जो आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जब हमारे पास अंत के 5 मिनट समय बचेंगे, उसमें हम कुछ व्याकरण की बातचीत करेंगे बच्चों। तो आज हम सब बातचीत कर रहे हैं पर्यायवाची, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उपयोगी शब्दावली के बारे में। तो आप सभी पृष्ठ क्रमांक 120 पर देखिए। इसमें अनेक तरह के शब्द दिए गए हैं बच्चों। वो एक शब्द है, लेकिन उसी के अर्थ को लिए हुए और भी कई दूसरे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्दों का हम बोलते हैं पर्यायवाची। हिंदी में भी आप सभी पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे बच्चों। तो संस्कृत में, हिंदी में तो आप हिंदी के पर्यायवाची पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में संस्कृत के पर्यायवाची पढ़े जाते हैं। देखिए, हिंदी में जब आप पर्यायवाची लिखते हैं बच्चों, तो संस्कृत के पर्यायवाची को आप वहां लिख सकते हैं। कभी कभी हम जब हिंदी में पर्यायवाची लिखते हैं तो संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल हम वहां पर कर देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जब हम पर्यायवाची लिखते हैं तो संस्कृत के ही पर्यायवाची लिखते हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान पर्यायवाची की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। यूं तो आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, लेकिन ये विशेष तरह का है। जैसे कि देखिए, कमलम, पंकजम, अंबुजम, नीरजम, इसमें एक भी शब्द हिंदी का नहीं है। गृहम, सदनम, भवनम, आलयम। अब जैसे सदनम है, इसको आप अगर इसे कहते हैं तत्सम शब्द,
संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो जब आप इसे हिंदी में बनाएंगे तो जो हलंत लगा हुआ म है ये हट जाएगा, इसका लोप हो जाता है, तो वह हो जाएगा हिंदी। सदन, भवन, आलय, तो ये हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हमें संस्कृत के ही पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। तो गृहम का क्या हो जाएगा? सदनम, भवनम, आलयम। इसी तरह पक्षी, खगः, विहगः, द्विजः। यहां पर भी देखिए खगः, यहां पर भी से आप समझिए, यहां पर यदि आप विसर्ग के चिन्ह को लगाते हैं तो ये संस्कृत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप विसर्ग के चिन्ह को हटा करके खग लिख देते हैं तो यह तद्भव शब्द हो जाएगा और इसे हिंदी का पर्यायवाची माना जाएगा। तो कभी भी आप परीक्षा में अगर विसर्ग चिन्ह नहीं लगाते हैं, खाली ये लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको देना है। हरि, विष्णु, लक्ष्मी पति, शेषशायी। इसी तरह से सूर्य, दिनकर, रवि, भानु। अब हिंदी में आप विसर्ग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दिनकर, रवि, भानु। अग्नि, पावकः, अनलः, ज्वाला। तो इस तरह से बच्चों यहां पर ढेर सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आप इसे बहुत ही गंभीरता से याद करेंगे और इन पर्यायवाची शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपकी संस्कृत की कॉपी में मुझे ये जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, 2 पर्यायवाची, इसमें 2-3 दिए हुए हैं, तो आपको न्यूनतम 2 लिखना है। इस पर कोई सवाल आप नहीं करेंगे। आपको मैं फिर बता देता हूं कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो पाठ 10 का जब आप प्रश्नोत्तर लिख लेंगे तो पाठ 10 के बाद आप लिखेंगे व्याकरण, और व्याकरण में पहला ही आप लिखेंगे पर्यायवाची शब्द, और इन पूरे पर्यायवाची शब्दों को उतारेंगे और 2-2 पर्यायवाची लिखेंगे, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है तो मैं आपकी कॉपी में पर्यायवाची शब्द भी देखूंगा। ठीक है बच्चों? अब आइए, जो मैंने दूसरा लिखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, ये आ जाइए पृष्ठ क्रमांक 121 पर। यहां आइए, यहां पर देखिए अनेक पुल्लिंग शब्द हैं और उसके स्त्रीलिंग शब्द हैं, है ना? तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग क्या होता है या पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग क्या होता है, एक एक उदाहरण यहां पर दिया हुआ है। आप उसे भी पूरा याद करेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मृगः का मृगी, अश्वः का अश्वा, प्रथमः का प्रथमा, बालः का बाला। देखिए सभी में विसर्ग चिन्ह हट जा रहा है, स्त्रीलिंग में कहीं भी विसर्ग चिन्ह नहीं लगा है। विसर्ग मतलब ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह कहीं नहीं लगा है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। सिंहः सिंही, मयूरः मयूरी, देवः देवी, कुमारः कुमारी, गोपः गोपी। तो कुछ तकनीक है जिसे आप समझेंगे कि कहीं पर बड़ी ई लगता है, कहीं पर आ की मात्रा है। जैसे वृद्ध, वृद्ध का स्त्रीलिंग वृद्धा, ऐसा हो जाता है, आ की मात्रा लग जाती है। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ उपयोगी शब्दावली है बच्चों। जब दैनिक जीवन में हम जो काम करते हैं उसमें जो जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, इन्हें आप याद करेंगे। मैं इस पर आप लोगों को एक परियोजना कार्य दूंगा बच्चों, तो अभी तो नहीं दूंगा। अभी तो आपसे मैंने क्या कहा है, अभी मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, मैंने आपसे ये कहा है कि आप पर्यायवाची शब्द अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसे याद करेंगे। तो आज की पढ़ाई को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सब इस कक्षा में बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।